नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहां पर एक तरफ अनिका और रोहित दोनों ही अब उनको पता चल जाता है कि मल्होत्रा हाउस में भी क्या हुआ है, तो इधर अब यहाँ पर अनिका भी करण गुलेरिया को लंदन में जाने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसके साथ ही यहाँ पर राहुल ने भी रोहित को कॉल करके बता दिया था कि यहाँ पर अब रानी आलिशा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके घर पर हमला हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय वो बच गए, लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी एहतियात के साथ रहना होगा। जो ब्रो कुछ करो। इधर अब राहुल की इन बातों को सुनकर अब रोहित भी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसे अभी ये पता लगाना था कि आखिर दुश्मनों को ये सब कैसे पता चला। लेकिन इस वक्त उसे सबसे पहले तो राहुल की सिक्योरिटी को देखना था, इसलिए रोहित को इस तरह से परेशान देखकर अब अनिका रोहित से पूछती है क्या हुआ है मिस्टर मारवा। तो रोहित अनिका को सब कुछ बताता है। इधर अनिका भी यहाँ पर करण गुलेरिया को फोन करके सब कुछ कहती है कि वो वहाँ पर जाए और एक बार राहुल के घर पर जाकर उन्हें सुरक्षित रखें। इधर अब यहाँ पर करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं, तो इधर अब यहाँ पर उसके राहुल के घर की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेखा मूर्ति से वो निकल कर आ जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ राहुल अब यहाँ पर अपने हॉल में जैसे ही मेन स्विच की पावर ऑन करता है, तो तभी वो जैसे ही घूम कर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो और भी बहुत सारे दुश्मन उसके सामने खड़े थे, जिनके हाथों में एडवांस हथियार थे। उन सब को देखकर तो राहुल अब एक पल के लिए घबरा जाता है कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि राहुल ने तो सोचा था कि वो इन लोगों से बच गया है, क्योंकि यहाँ पर उसे भी नहीं पता था कि उसकी मदद कभी आलिशा ने की थी। लेकिन वो इसी से खुश था कि फाइनली उस समय वो सब लोग बच गए थे, क्योंकि उस समय अंधेरा था तो राहुल को ज़्यादा कुछ नहीं पता चला। लेकिन अब वो यहाँ पर घबरा गया था कि अब इतने सारे लोगों से उनकी रक्षा कौन करेगा। अब ये कोई 15-20 लोग थे जो कि यहाँ पर पहले से ही बाहर खड़े थे, जब उनके 4-5 आदमी यहाँ पर अंदर फाइट करने के लिए आए थे। लेकिन जब वहाँ पर उनके वो 2 फाइटर जब बाहर अपने आप को बचाते हुए गए हैं तो उन्हें आभास हो जाता है, और अब वो यहाँ पर तब तक अंदर आते हैं तो तब तक राहुल ने भी मेन लाइट ऑन कर दिया था। राहुल को अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इधर राहुल यहाँ पर अब अपने पैरों को बिल्कुल वहीं जमाए हुए खड़ा था, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अगर यहाँ से अपने आप को बचाकर भागे तो भागे भी कहाँ, और अगर देखा जाए तो उसे फाइट भी नहीं आती थी। तो इधर राहुल को इस तरह से देखकर अब वो सारे के सारे आदमी अब एक दूसरे से इशारों में ही मानो कोई बात कर रहे थे, और अब यहाँ पर इन सभी ने ही राहुल को ही बीच में घेर लिया था। जैसे ही राहुल को इन दुश्मनों ने बीच में घेरा तो अब इनमें से अब एक यहाँ पर आदमी कहता है इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बॉस का ऑर्डर आया है कि हमें आज इसको हर हाल में मारना है। अब उस आदमी की ये बात सुनकर अब दूसरा आदमी भी कहता है हाँ आज ही हमारे हाथों से नहीं बचेगा। हम भी तो देखें कि इसमें कितनी हिम्मत है जो इसने हमारे आदमियों को अभी मार डाला। अब उनका बदला भी तो हमें इससे लेना है। और ये कहते हुए ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इधर राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आता। उनकी इन बातों को सुनकर अब राहुल को लगने लगा था कि अब सच में वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। राहुल अभी ये सोच ही रहा था, इधर राहुल ने डर के मारे अब अपनी आंखों को बंद कर लिया था, और अब वो कहता है देखिए मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। हाँ तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। देखो जो बात है हम वो यहाँ पर आराम से भी तो कर सकते हैं। लेकिन अब उसकी बातों को ना सुन के वो लोग उसकी तरफ ही आ रहे थे। तो इधर राहुल ने भी अब यहाँ पर फिर से थोड़ी सी हिम्मत की, और क्योंकि वो राहुल ने ठान लिया था कि अगर अब उसे अपने आप को बचाना है तो उसे इनके साथ थोड़ा बहुत तो लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए वो जैसे कि तैसे हल्के कुछ अपने दाव पेच
अपनाते हुए वो अपने आप को एक अटैक की पोजीशन में ले लेता है। लेकिन इससे पहले कि राहुल कुछ भी करता या दुश्मन कुछ भी करते कि तभी अब यहाँ पर अचानक से पीछे से हॉल में बने हुए खिड़की के एकदम से कांच टूट कर बिखर जाते हैं। इधर जैसे ये आवाज़ अब राहुल के कानों में आई तो इस आवाज़ को सुनकर राहुल अब और भी डर जाता है कि पहले मुसीबत कम थी क्या कि जो अब एक और आ गई। अब ये कौन आया होगा, राहुल को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इधर जैसे ही यहाँ पर वो बाकी के दुश्मन जो उस खिड़की की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से एक आदमी अभी घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। वो भी यहाँ पर खिड़की से अंदर आ चुका था और जैसे ही वो अंदर आता है तो उसके चेहरा यहाँ पर पूरा का पूरा एक मास्क से ढका हुआ था, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और उस शख्स ने यहाँ पर अपनी एक अटैकिंग की पोजीशन ली हुई थी। उसे इस तरह से देखकर अब दुश्मन भी समझ गए थे हो ना हो ये शायद वही हो सकता है जिसने कुछ समय पहले हमारे इन आदमियों को मारा है, क्योंकि उसकी पोजीशन को देखकर ही वो समझ गए थे। तो इधर करण गुलेरिया को देखकर अब यहाँ पर राहुल को भी एक उम्मीद जगती है। उसे अभी तक नहीं पता था कि यहाँ पर इस पोशाक में कोई और नहीं बल्कि करण गुलेरिया है, लेकिन वो इसी बात से खुश था कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तो आ रहा है। अब यहाँ पर करण गुलेरिया अब धीरे धीरे अब दुश्मनों की तरफ बढ़ता है। इधर करण गुलेरिया भी राहुल को अपनी आंख से इशारा करते हैं कि वो तब तक इन लोगों के साथ निपटता है, तब तक राहुल यहाँ से अपनी जान को बचा के किसी सुरक्षित जगह पर चला जाए, क्योंकि करण गुलेरिया नहीं चाहते थे कि इन लोगों के साथ फाइट करते हुए राहुल को किसी भी तरह की कोई भी खरोच आए। इसलिए वो राहुल को सुरक्षित करना चाहते थे। वैसे भी उसने देख लिया था कि राहुल के शरीर पर कुछ जख्म है, उसके कंधे से अभी खून बह रहा है, इसलिए वो राहुल को साइड में होने के लिए कहते हैं। करण गुलेरिया के इशारों को समझकर अब राहुल भी जल्दी से अब यहाँ पर किचन की तरफ हो जाते हैं साइड में, ताकि वो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रख सके, क्योंकि वो भी ऊपर नहीं जा सकते थे। उन्हें पता था कि ऊपर अभी रानी साहिबा है। अगर वो ऊपर गए और अगर यहाँ पर ये शख्स जो उसे बचाने के लिए आया है, अगर वो इतने लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाए तो इससे अगर वो ऊपर जाएगा तो शायद धीरज और रानी आलिशा इन दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए राहुल बस वहीं किचन में एक साइड होकर सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहता है। इधर जैसे ही राहुल साइड में गया तो यहाँ पर करण गुलेरिया, जिन्होंने एक यहाँ पर टैक्टिकल सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में 2 छोटी सब मशीन गन्स थे। इधर करण गुलेरिया अब यहाँ पर बिना कोई भी शब्द बोले सीधे ही अब यहाँ पर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। करण की फुर्ती सच में ऐसी थी कि हमलावरों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मौत किधर से आ रही है। वो यहाँ पर इतने सारे थे, लेकिन ऐसा जान पड़ रहा था कि करण गुलेरिया इन सब के लिए अकेले ही काफ़ी थे। इससे पहले उनमें से कोई भी करण के ऊपर वार करता तो तभी उसके वार से पहले ही करण उसके ऊपर एक अच्छा सा अटैक कर देते थे, जिससे वो वहीं पर ही जख्मी होकर गिर जा रहा था। इधर जैसे ये गिरता तब तक दूसरा उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार रहता, लेकिन करण को देखकर आज ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना फुल तैयारी करके आए हैं कि उन्हें दुश्मनों के साथ कैसी फाइट करनी है। इधर राहुल तो ये देखकर खुद हैरान था, क्योंकि राहुल को भी सच में ये फाइट करता हुआ शख्स सच में उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मास्क के पीछे कौन है, लेकिन हाँ, ये जो कोई भी है ये तो बिल्कुल यहाँ पर धनंजय ताऊजी की तरह ही फाइट कर रहा है। कहीं ये धनंजय ताऊजी तो नहीं। अब राहुल के दिमाग में अचानक से यही आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है धनंजय ताऊजी ही उसे यहाँ पर बचाने के लिए आ गए हों। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो यहाँ पर लंदन में थे? नहीं, वो यहाँ नहीं हो सकते। इधर राहुल तो बस ये देखकर अपने इन्हीं ख्यालों में रहता है कि क्या सच में उसके ताऊजी आए हैं। एक तरफ जहाँ उसका दिल ये कह रहा था कि उसके ताऊजी हो सकते हैं, लेकिन उसका दिमाग इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर जैसे ही यहाँ पर दुश्मनों के साथ इतना बुरा हो रहा था, करण उन्हें एक के ऊपर अटैक कर रहा था, तो तब तक उनमें से एक दुश्मन यहाँ पर एक शख्स अब यहाँ पर सीधा ही राहुल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे राहुल वहाँ पर साइड में खड़ा हुआ दिख गया था। क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर राहुल को मारने के लिए ही आए थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो राहुल को मार रहे हैं या रोहित को। तो इधर जैसे ही ये शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो इससे पहले कि वो राहुल की तरफ और भी 2 कदम बढ़ता कि तभी
तभी करण गुलेरिया ने उसे पीछे से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसको एक इतनी जोर का पंच मारा कि वो सीधा ही दीवार से जाकर लगकर दीवार से टकरा कर सीधा ही नीचे बैठ गया। आज यहाँ पर ये फाइट सच में काफ़ी ही इंटेंस होती जा रही थी। इधर जब यहाँ पर करण गुलेरिया इनके साथ लड़ाई कर रहे थे तो यहाँ पर करण गुलेरिया ने इन सभी को धीरे धीरे यहाँ पर सबको मार गिराया था। लेकिन तभी करण गुलेरिया को एहसास होता है कि यहाँ पर दरवाजे की तरफ से और भी कई आदमी अब राहुल के घर की तरफ प्रवेश कर गए थे। ये आदमी इतने थे जितने अभी जितनों के साथ अभी करण ने फाइट की थी, ये उससे भी डबल संख्या में थे। इनके पास यहाँ पर एडवांस हथियार भी थे। लेकिन करण को तो अच्छी तरह से पता था कि उसे हर हाल में आज यहाँ पर आलिशा और राहुल और साथ के साथ धीरज, इन तीनों को ही बचाना है। वो किसी भी हाल में इन तीनों को ही खरोच तक नहीं लगने दे सकते थे। इसलिए अब यहाँ पर करण ने भी ठान लिया था कि आज वो किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वो सभी के सभी अब अपने हाथों में हथियारों को लेकर करण की तरफ बढ़ते हैं कि तभी अब करण को एहसास होता है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं लड़ रहा, क्योंकि करण को एहसास होता है कि ऊपर से भी अब यहाँ पर अलग अलग चीजें गिराई जा रही थी। ऊपर से भी क्रॉसबो और छुरों के साथ वार किया जा रहा था। जब इनके ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ से अब ये सब हो रहा था तो ये सब देखकर अब करण गुलेरिया ने अपने मन में ही सोच लिया था कि जरूर आलिशा ही ये सब कर रही है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि आलिशा इन सब के सामने नहीं आ सकती। इसलिए वो चुप कर इस फाइट में उसका साथ दे रही है। ये देखकर अब करण को सच में अपने मन के अंदर ही आलिशा के ऊपर काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा था। इधर आलिशा और करण का ये मौन गठबंधन अब सच में दुश्मनों के ऊपर काफ़ी हावी होता जा रहा था। एक तरफ जहां करण गुलेरिया नीचे हॉल में इन सब लोगों के साथ लड़ने में व्यस्त थे, तो ऊपर से रानी आलिशा वो भी यहाँ पर उनके हाथ में जो भी कुछ आ रहा था वो चोरी छुपे ऊपर से ही वार किए जा रही थी। करण अब यहाँ पर एक हमलावर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब ये हमलावर इससे पहले कि करण पर वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अब ऊपर से आलिशा ने एक चाकू उठाया और वो उस चाकू को उठाकर सीधा ही ऊपर से जो हमलावर यहाँ पर करण को के ऊपर गोली चलाने वाला था उस हमलावर की कलाई में अब उस चाकू को फेंक कर मारती है, जिससे कि ये चाकू सीधा का सीधा उस हमलावर की कलाई में जाकर धंस जाता है और उसके हाथ से उसकी बंदूक छूटकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही यहाँ पर उसकी ये बंदूक गिरी तो करण गुलेरिया अब हालांकि उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ पर आलिशा को एक थम्स अप का इशारा करे, लेकिन उसे पता था कि अगर वो ऐसा कुछ भी रिएक्शन करेगा तो शायद इन लोगों को शक हो जाएगा कि ऊपर शायद कोई है। इसलिए करण ऊपर की ओर देखता भी नहीं है, लेकिन हाँ उसे उसके लिए प्राउड और भी फील हो रहा था। इधर अब यहाँ पर करण और रानी आलिशा ने दोनों ही मिलकर इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छी फाइट की। और जहां पर रानी आलिशा छिपकर करण गुलेरिया का साथ दे रही थी तो वो करण गुलेरिया यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ इन सब लोगों को मार कर गिरा रहे थे। अब मुकाबला यहाँ पर बराबरी का नहीं रहा। करण सामने से लीड कर रहा था तो आलिशा यहाँ पर लाइक एक गोस्ट की तरह ही उन्हें कवर दे रही थी, क्योंकि वो भी दुश्मनों के सामने नहीं आ रही थी। करण अब यहाँ पर एक साथ दो तीन हमलावरों को उलझाता है तो तभी यहाँ पर आलिशा अब ऊपर से यहाँ पर झूमर की रस्सी को काट देती है, जिसकी वजह से झूमर अब यहाँ पर सीधा ही नीचे गिरता है और कुछ हमलावर तो वहाँ पर उसी के नीचे ही दब जाते हैं। इधर आलिशा ने जैसे ही झूमर की रस्सी को काटा कि तभी राहुल भी यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि जब यहाँ पर ये सब फाइट हो रही थी तो फाइट करते हुए यहाँ पर एक बंदूक अब सीधा ही राहुल के पैर के पास आकर गिरी थी। अब जैसे ही राहुल को ये पता चलता है कि उसके पैर के पास एक गन आई है तो राहुल अब बिना मौका गवाए अब जल्दी से उस बंदूक को उठाता है और वो भी अब यहाँ पर रानी आलिशा और करण गुलेरिया का साथ देने लगता है। अब उसे भी यहाँ पर उनके साथ फाइट करता हुआ अच्छा लग रहा था। इधर अब यहाँ पर जितने भी ये दुश्मन थे वो ये यहाँ पर उनके लिए एक बुरे सपने के जैसा था। उन्हें लग रहा था कि वो इतने लोग हैं वो यहाँ पर अपने बॉस के दिए हुए ऑर्डर को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक शख्स को मारना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर उन्हें खुद अपनी जान को ही बचाना मुश्किल हो जाएगा।
यहाँ पर पूरे का पूरा फरस में यहाँ पर लाल खून ही खून हो चुका था। तो इधर अब यहाँ पर आखिरी हमलावर को भी यहाँ पर करण ने खिड़की के बाहर फेंक दिया था, क्योंकि अभी बस यहाँ पर एक ही बचा हुआ था। बाकी सब तो यहाँ पर अधमरी हालत में गिरे हुए थे। किसी की सांसें चल रही थी तो कोई यहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। और अब यहाँ पर घर में अब सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ें ही थी। इधर जब करण गुलेरिया देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी हमलावर नहीं बचा, तो अब करण गुलेरिया ऊपर बालकनी की तरफ देखते हैं, आलिशा की तरफ। जब इधर आलिशा की तरफ देखते हैं तो वो यहाँ पर उन्हें अब यहाँ पर आलिशा का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, जिसे देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया भी की आंखों में उनके लिए प्राउड साफ साफ था, जिसे रानी आलिशा ने भी देख लिया था। इधर अब यहाँ पर राहुल भी यहाँ पर हाँफते हुए अब करण गुलेरिया के पास आता है और अब वो उन्हें कहता है, थैंक यू सो मच, जो आपने ऐसी सिचुएशन में आकर हमें बचाया। अब यहाँ पर जैसे ही राहुल ने ये सब कहा तो अब करण बस उसे थम्स अप का इशारा करते हैं। तो अब राहुल कहता है, वैसे आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि आपकी हम यहाँ पर ज़रूरत है? क्या आप सच में मेरे धनंजय ताऊ जी हैं? इधर जैसे ही यहाँ पर राहुल ने ये कंफर्म करते हुए करण गुलेरिया से ये कहा तो उसकी ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वो बस सीधा ही अब अपने चेहरे से इस मास्क को हटा देते हैं। इधर जैसे ही राहुल ने यहाँ पर करण गुलेरिया को देखा तो अब अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है, आप अंकल आप यहाँ पर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है? एक तरफ जहाँ करण गुलेरिया राहुल और आलिशा को बचाने के लिए चले गए थे, तो इधर दूसरी तरफ मनाली में यहाँ की सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो रखी थी। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी अपनी यहाँ पर इस गुफा में ही थी, लेकिन अब स्वाति मल्होत्रा को यहाँ पर पता चल जाता है कि रोहित अपनी टीम के साथ और अनिका ये सभी अभी यहाँ पर मनाली में पहुँच चुके हैं। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा ने सोच लिया था कि अब उसे बस हर हाल में अब रोहित और अनिका का साथ ही देना है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इस सिचुएशन में उनके किसी भी लोगों को किसी भी तरह का कोई भी खतरा हो। और अनिका और रोहित इनको कुछ होने के बारे में तो स्वाति सोच भी नहीं सकती थी, और वैसे भी उसे पता था कि अब रोहित और अनिका यहाँ पर आए हैं तो अब उनके लिए इसे शख्स के ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसलिए अब स्वाति सोचती है कि उसे अनिका के साथ कांटेक्ट करना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी। ये सब सोचते हुए ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब एनी, आकांक्षा और जॉन इन तीनों को ही इंस्ट्रक्शन देती है कि अब समय आ गया है, अब हमें सामने आकर अब यहाँ पर हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। अब हमें किसी भी तरह से इस शख्स को रोकना होगा जो कि यहाँ पर इस हवा को जहरीली बना रहा है। उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आकांक्षा कहती है, लेकिन स्वाति वो सब कैसे को पॉसिबल होगा? ये तो आप भी देख रही हैं ना। अब जैसे आपने हमें कहा था कि जब मैं और एनी उससे फाइट करने के लिए गए थे तो अब वो और भी ज़्यादा जहरीली गैसें फैलाने लगा था। तो अब हम देखो ना, हमारे सामने सिचुएशन ऐसी है कि हम उसके साथ फाइट भी नहीं कर सकते हैं, तो अब हमारे पास और कौन सा रास्ता है? अभी आकांक्षा की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है एक रास्ता है, मैं तुम तीनों को बताती हूँ। और ये कहते हुए ही वो तीनों को यहाँ पर उनका प्लान समझाने लगती है कि उन तीनों को कैसे क्या करना है। इधर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अपने प्लान को समझाने के बाद अब तीनों को कहती है, तुम तीनों अभी वहाँ पर उसी मिस्टीरियस ट्रायंगल सेफ के उसी जंगल में जाओ, और हाँ वहाँ पर जो तुमने एनी और आकांक्षा, जब तुम वहाँ पर उस शख्स के साथ फाइट करने के लिए गई थी ना, तो तुमने बताया था कि तुमने वहाँ पर 3 स्टैचू देखे थे। उसकी ये बात सुनकर अब वो दोनों हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है फिर जाओ ऐसा करो, क्योंकि हम उस शख्स के साथ तो अभी फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा स्पीड से वो और भी ज़्यादा जहरीली गैस को यहाँ पर फैला रहा है। इसलिए अब हम एक काम कर सकते हैं कि उन तीनों ही स्टैचू के साथ फाइट करके देखते हैं, क्योंकि जब तुम उस शख्स के साथ फाइट कर रही थी तो ये ज़्यादा जहरीली गैस इन स्टैचू के मुंह से निकल रही थी। तो इन स्टैचू के ऊपर ही हमला करो ताकि हमें कोई ना कोई तो कंक्लूजन जरूर मिले। लेकिन हाँ, तुम्हें पूरी सावधानी के साथ तुम तीनों को ही उस एक स्टैचू के साथ फाइट करनी होगी, क्योंकि
ये तो हम भी जानते हैं ना कि वो स्टैचू सच में बहुत ही डेंजरस हैं वो, क्योंकि जितना यहाँ पर वो मिस्टीरियस मैन यानी कि वो शख्स है जो जहरीली गैस फैला रहा है, ये स्टैचू तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए उन्हें ज़्यादा लाइटली लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम तीनों रोबोट हो, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे दुश्मनों को इस चीज़ के बारे में पता चले। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर तीनों को ही हर एक चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन दे देती है कि उन्हें किस तरह से इन तीनों ही स्टैचू के साथ फाइट करनी है। और इधर अब वो यहाँ भी रोहित और अनिका से मिलने का प्लान बनाती है। एक तरफ जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने भी यहाँ पर इन तीनों को उन स्टैचू के साथ फाइट करने के लिए कह दिया था, क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर खुलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थी। तो इधर दूसरी तरफ इधर अनिका भी यहाँ पर अब जो यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने जिसे एंटीडोट को बनाया था और उसे जिस बच्चे के ऊपर यहाँ पर उसे इंजेक्ट किया गया था, तो अनिका भी वहाँ पर उस पेशेंट के बारे में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ से यहाँ पर अनिका ने राजलक्ष्मी और प्रीति को भी बोल दिया था कि यहाँ मनाली में जितने भी अभी केस आ रहे हैं उन सब के को जितना कोशिश हो सके वो भी इस एंटीडोट को लगाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर इसके रिजल्ट कितने हैं। क्योंकि अनिका ने यहाँ पर साफ साफ निर्देश भी दे दिया था। लेकिन हाँ, ये एंटीडोट उन्हीं लोगों को सबसे पहले इंजेक्ट किया जाए जिनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, जिनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर इस एंटीडोट का कोई साइड इफेक्ट भी होगा तो ये चीज़ मानकर चलो कि वो पेशेंट तो वैसे भी अब शायद नहीं बच पाएंगे, लेकिन एक आखिरी होप है कि शायद इस एंटीडोट की वजह से वो बच पाएँ। इससे हमारे पास इस एंटीडोट के बारे में थोड़ा सा डाटा भी ज़्यादा कलेक्ट होगा और अगर इसमें कोई खामियां होगी तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी कर पाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा काम भी कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और वो कहती है कि इस रिपोर्ट के द्वारा ही शायद हम आगे कुछ कर सकते हैं, शायद फिर इसी एंटीडोट के द्वारा ही हम उस मिस्टीरियस मैन को रोक सकते हैं। इसलिए अब वो यहाँ पर अब अनिका बस रेडी हो रही थी, तो यहाँ पर एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एंटीडोट को बनाने के लिए, और जिसमें यहाँ पर राजीव गुलेरिया उसका साथ देने वाले थे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि उसके पास जो एंटीडोट अभी यहाँ पर इंजेक्ट हो रहे थे उनके बारे में सारा का सारा डाटा कलेक्ट होने का। अनिका जानती थी कि दूसरी तरफ यहाँ पर महेंद्र पीरामल भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए कितना बेस्ट है। उसे अच्छी तरह से पता था कि महेंद्र पीरामल किसी को भी अपनी बातों में कन्विंस कर सकता है, और जब से उसे पता चला कि महेंद्र वो एक अच्छा वकील भी है, तो अनिका को उस पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं था। वैसे भी जब वो वहाँ पर भीमेश्वरी गांव में गए थे, तो वहाँ पर महेंद्र किस तरह से सबको अपनी बातों से उलझा रहा था, वो सब देखकर तो अनिका को तभी पता चल गया था, और उसे अपनी टीम में एक ऐसे शख्स की भी ज़रूरत थी। इसलिए यहाँ पर महेंद्र पीरामल की कम्युनिकेशन स्किल को देखते हुए अनिका अब महेंद्र पीरामल से कहती है, अंकल आप भी जाओ, और हाँ देखो, नेत्रा का पहले महल से काफ़ी संबंध रहा है, इसलिए आप जाओ और नेत्रा से बात करने की कोशिश करो। और हाँ, मेरी मानो तो नेत्रा को यहाँ पर अपने जाल में थोड़ा सा फंसा कर रखना, नेत्रा को अपनी बातों में फंसा कर रखना। वैसे भी मैंने सुना था कि वो महल के लोगों के ऊपर अपनी उन हरी आँखों को यूज़ नहीं करेगी। तो देखो, आप तो वैसे भी राजमहल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप नेत्रा के साथ जाओ और उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करो, ताकि तब तक हमें यहाँ पर एक चांस मिल सके कि हम यहाँ पर ये सोच सके कि आखिर हम ये सब कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि इस समय नेत्रा को रोकना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी हो गया है। अनिका जब यहाँ पर महेंद्र को इन सब चीज़ों के लिए कन्विंस कर रही थी, तो अनिका की इस बात को सुनकर जब अनिका ने कहा कि आप नेत्रा के पास जाइए, तो महेंद्र उसकी बात को सुनकर अब यहाँ पर सीधे अनिका को मना कर देता है। महेंद्र कहता है, नहीं अनिका बेटा, देखो आप मुझसे अगर कोई और काम कहते तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस हरी आँख वाली नेत्रा के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। वो सच में बहुत ही खतरनाक है, और पीछे जब हम भीमेश्वरी गांव में जा रहे थे, जो हमने उसके साथ किया था, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर इस मौके की तलाश में बैठी होगी कि कब मैं उसके सामने जाऊंगा और वो यहाँ पर पूरा का पूरा बदला मुझसे निकाल लेगी।
महेंद्र की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, लेकिन देखिए महेंद्र अंकल, आपको जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो हम सब तो हम सब में से तो नेत्रा के सामने अभी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और उससे फाइट करने के लिए हमें पहले पूरी तरह से तैयार भी होना होगा। इसलिए अभी हमारे पास यही चांस है। आपके पास जो कितनी अच्छी स्किल है, आप उसे यूज कीजिए। वैसे भी आपके सामने तो कोई भी खतरा आएगा तो आप उसे इजीली हैंडल भी कर लेंगे, क्योंकि आपकी ये कॉमेडियन नेचर ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप जाइए। अब यहाँ पर जब अनिका महेंद्र पीरामल को समझा रही थी, लेकिन महेंद्र पीरामल थे कि वो उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसे नेत्रा के बारे में अच्छी तरह से पता था। हालांकि वो जानता था कि उसकी माँ दिव्यांशी ने नेत्रा से कहा था कि वो राजमहल के लोगों के ऊपर अपने सम्मोहन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन जब उसने भीमेश्वरी गांव में ये सब करने की कोशिश की थी, जब वो वहां पर जा रहे थे, तो तब अब उसके बाद तो यहाँ पर महेंद्र को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन इसलिए वो बिल्कुल भी हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन महेंद्र को बार बार इस तरह से मना करता हुआ देखकर अब एक बात तो राजीव भी समझ चुका था कि अनिका जो कह रही है शायद वो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले यहाँ पर नेत्रा को ही संभालना होगा। अब उन्हें भी संदेह हो गया था कि यहाँ पर इस मिस्टीरियस जंगल में जो कुछ भी हो रहा है, जरूर इन सब के पीछे नेत्रा ही है, वही इन सब चीज़ों को ऑपरेट कर रही है। इसलिए अब यहाँ पर राजीव के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो भी यहाँ पर महेंद्र के पास जाता और महेंद्र के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहता है, महेंद्र तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे एक तो तुम हमेशा कहते हो कि तुम मेरे साथ जियोगे मरोगे, तो जब यहाँ पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम मुझे इस तरह से मना क्यों कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें कहीं मरने के लिए थोड़ी ही ना भेज रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें नेत्रा के पास जाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि कुछ समय तक तुम उस नेत्रा को कन्विंस कर सको, उससे अपनी इन मीठी मीठी बातों से अपने इन जोक से उसका ध्यान को थोड़ी देर के लिए भटका सको, ताकि हमें थोड़ा सा समय मिल जाए। अब यहाँ पर जब राजीव ये कहता है तो अब महेंद्र यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। महेंद्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राजीव की बातों से वो यहाँ पर कन्वेंस होता जा रहा था। अब यहाँ पर राजीव कहता है, देख महेंद्र, ये हमारे लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो तू भी अच्छी तरह से जानता है ना कि अगर हमने यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया तो ये फिर और भी कितना क्रिटिकल हो जाएगा। अब राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र कहता है, बस राजीव, अब क्या मुझे रुलाएगा क्या? अरे तू हर बार अपनी दोस्ती के नाम पर मुझे इस तरह से जब ब्लैकमेल करता है ना, कई बार तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मेरा दोस्त नहीं मेरा दुश्मन है। अरे तू हर जगह मुझे मरने के लिए ऐसे भेज देता है। मुझे तो कई बार लगता है कि किसी दिन तेरी इन्हीं सब बातों की वजह से मैं ऐसे ही किसी जंग में कूद जाऊंगा और मैं वहीं पर ही शहीद हो जाऊंगा, और फिर तू अकेले रहना। फिर तुझे पता चलेगा कि तेरा ये दोस्त तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। जब तक मैं तेरे साथ हूँ शायद तुझे तब तक ही मेरी कदर नहीं है। इधर महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, अरे महेंद्र, बस अब यहीं पर ही फुल स्टॉप लगा। अपनी इन बातों को थोड़ा सा स्टोर करके रख, क्योंकि ये वहाँ पर नेत्रा के लिए काम आएंगी। इसलिए अभी जा, क्योंकि यहाँ पर राजीव गुलेरिया भी अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर उसे अभी एक एंटीडोट जो उसने अभी यहाँ पर बनाया है वही अभी उन सब के साथ फाइट करने में प्रोटेक्ट करेगा। और इसीलिए अब वो महेंद्र को ही वहाँ जाने के लिए उसे भी ये सही लगता है, और अब वो यहाँ पर उसे कन्विंस भी कर लेता है। एक तरफ जहाँ पर राजीव गुलेरिया और अनिका दोनों ने महेंद्र को वहाँ पर भेजने के लिए तैयार कर लिया था, तो इधर दूसरी तरफ अब यहाँ पर रोहित भी अब पूरी तरह से तैयार था। रोहित स्पेशल डिपार्टमेंट और अपने कुछ सिक्योरिटी के साथ अब यहाँ पर उस मिस्टीरियस मैन के साथ फाइट करने के लिए तैयार था। बट अब वो यहाँ पर अपनी तैयारी के साथ अब यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टीम को भी इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है, देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि वो आदमी कितनी जहरीली गैसें छोड़ रहा है, इसलिए उससे फाइट करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप को भी सेव रखना है।
हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इम्यूनिटी है हमें उसे बिल्कुल भी नहीं खोने देना है। अगर हमने उसे अपनी इम्यूनिटी को ही खो दिया, अगर हमारे पास जो यहाँ पर इस सूट की वजह से जो लाइफ है, जो हमारे पास केवल 15 मिनट तक ही हम उसके साथ फाइट कर रहे हैं, बस उसी वक्त तक ही हमें उससे फाइट करनी है। उसके बाद हमें वहाँ से तभी के तभी निकल जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उसके साथ फाइट करना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की है। इसलिए देखो, ध्यान रहे, कोई भी यहाँ पर उससे फाइट करने के चक्कर में अपने आप को जोखिम में नहीं डाल सकता है। अब यहाँ पर रोहित ने साफ साफ कह दिया था। इधर रोहित को भी अब तक पता चल गया था कि स्वाति मल्होत्रा भी वहाँ पर बनी हुई किसी एक गुफा में है, क्योंकि जैसे ही स्वाति मल्होत्रा को पता चला था तो उसने यहाँ पर रोहित और अनिका से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और अब अनिका और रोहित को भी स्वाति के बारे में पता चल गया था। इसलिए भी यहाँ पर रोहित इन लोगों को सभी को बताता है कि अगर किसी को भी लगता है कि अब वो इससे ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएगा या उसके यहाँ पर 15 मिनट पूरे होने वाले हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ पर उसी गुफा की तरफ बढ़ जाएगा और उस गुफा के अंदर चला जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, उस गुफा के अंदर जाने के बाद उसे अच्छी तरह से बंद करना होगा, नहीं तो ये जहरीली गैस वहाँ पर उस गुफा में भी प्रवेश कर जाएगी। इधर यहाँ पर रोहित अपनी पूरी की पूरी टीम को ये सब समझा रहा था, और रोहित की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर ये सभी सहमत होते हैं और वो कहते हैं यस डेफिनेटली वी ऑल आर रेडी। अब यहाँ पर इन सब की ये बात सुनकर अब यहाँ पर रोहित कहता है साउंड्स गुड। तो इधर अब यहाँ पर भूमिका अब रोहित से कहती है, रोहित देखो, तुमने हम सब के लिए तो ये सब प्लान बना दिया, लेकिन हाँ, तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें भी अपने आप को बचाना है। और देखो रोहित, ये बिल्कुल भी मत भूलना कि हर फाइट में तुम हर बार जख्मी होते हो, लेकिन इस बार तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि इस बार तुम अपने आप को भी बचाओगे। अगर इस बार ऐसी कोई भी फाइट हुई, अगर इस बार तुमने अपने आप को नहीं बचा पाए, तो पता नहीं फिर अनिका तुम्हारी क्या हालत करेगी, तुम्हें याद है ना। अब यहाँ पर भूमिका की इस बात को सुनकर रोहित अब भूमिका की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है।